विराट ने ठीक 30 मिनट बाद जब सांड के बाड़े का दरवाजा खोला तो रोशन, कीर्ति और उसके दूसरे साथियों की हालत पुराने फटे हुए नोट की तरह हो चुकी थी। रोशन ने विराट को धमकी देते हुए कहा, ये पंगा तुझे बहुत भारी पड़ेगा फौजी, याद रखना। रोशन अपने साथियों को लेकर चला गया, मगर मानसी और उसके दादाजी रतन राम जी जानते थे कि कावड़िया चुप रहने वालों में से नहीं थे। खास करके कावड़िया का लीडर मणिशंकर कावड़िया तो बिल्कुल ही नहीं। हुआ भी ऐसा ही। जब मणिशंकर ने अपने साथियों की खराब हालत देखी तो वो भड़क उठा और उसने अपने सबसे होनहार शागिर्द कीचा कटारी को बुलाया। कीचा की हाइट कम थी और चेहरा कद्दू की तरह मोटा। कीचा हमेशा अपने गले में एक धागा पहनता था और उस धागे में एक कटार पिरोकर रखता था। दुश्मन से लड़ते समय मौका मिलते ही कीचा उस कटार से दुश्मन का गला काट देता था। कीचा अनाथ था और मणिशंकर ने ही कीचा को बड़ा किया था। जब मणिशंकर का बुलावा आया तो उसके दूसरे ही पल कीचा मणिशंकर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मणिशंकर के हाथ को चूमते हुए कीचा ने कहा, बाबा आप चिंता ना करें, बस मुझे 3 दिन दे दीजिए। इन 3 दिनों में मैं उस नान जी के पोते को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो आपको अपना बंगला मुफ्त में देकर जाएगा। कीचा की बात सुनकर मणिशंकर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड था कि कीचा को दिया हुआ काम कीचा पूरा करके ही रहता था। और एक ओर जहां विराट को सबक सिखाने का प्लान बनाया जा रहा था तो दूसरी ओर रतन राम जी विराट से पूछ रहे थे, तो अब आगे के बारे में तुमने क्या सोचा है विराट? इससे पहले कि विराट रतन राम जी को जवाब देता, कीचा कटारी राजगिरी हाउस आ पहुंचा। अरे फौजी बाहर निकल, देख तेरे लिए पूरी बारात लेकर तेरा बाप आया है। कीचा की आवाज सुनते ही रतन राम जी समझ गए कि जंग छिड़ चुकी है, लेकिन मानसी के लिए इस परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाना मुश्किल था। मानसी घबरा गई और उसने विराट से कहा, ये तो कीचा की आवाज है। मैंने तुम्हें कहा था ना विराट कि ये कावड़िया लोग सही नहीं है, और ये कीचा तो एक पल में सामने वाले का गला काट देता है। मेरी मानो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। मानसी की बात सुनकर विराट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। विराट ने अपने दोनों हाथ मानसी के कंधे पर रखते हुए उससे कहा, मानसी रिलैक्स, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ और 2 गहरी सांसें लो। गुड, एक और। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मैं एक फौजी हूं और फौजी कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागता। और दूसरी बात, मैं किसी से नहीं डरता, खास करके तब जब बात मेरे हक की हो। विराट ने अपनी पूरी बात करते हुए रतन राम जी की ओर देखा और उनको विश्वास दिलाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं और आप जानते ही हो इमरजेंसी आने पर आपको क्या करना है। विराट की बात कुछ अलग ही इशारा कर रही थी, जो मानसी की समझ से बाहर थी। तभी विराट अपनी जगह से उठकर घर के बाहर निकल आया और कीचा के सामने जाकर खड़ा हो गया। विराट को देखते ही कीचा हंसने लगा और उसने अपने साथियों से कहा, अरे ये तो शेर की खाल में चूहा निकला। कीचा की बात सुनते ही कीचा के साथी जोर जोर से हंसने लगे और तभी अचानक से 4 अलग अलग दिशाओं से बड़े बड़े डंपर वहां आ पहुंचे। उन डंपरों में पिंजरे लगे हुए थे। जैसे ही विराट ने अपनी जेब से लाल रुमाल नीचे गिराया, डंपर ने कीचा के साथियों पर
पिंजरे छोड़ दिए और कीचा के सारे साथी पिंजरे में कैद हो गए। बस एक कीचा ही था जो विराट के सामने अकेला खड़ा हुआ था। ये देख कीचा के चेहरे का रंग उड़ गया। कीचा की हालत देखकर अब हंसने की बारी विराट की थी। क्या सोच रहे हो कीचा? ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा शेर की खाल में से चूहा ही निकले। कभी कभी शेर की खाल में से बब्बर शेर भी निकल सकता है, और जब बब्बर शेर दहाड़ता है तो अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। विराट ने अपनी बात पूरी करते हुए कीचा को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और दूर पटक दिया। कीचा ने इस तरह के हमले के बारे में सोचा ही नहीं था। इससे पहले कि कीचा संभलता, विराट कीचा के पास पहुंच गया और उसने कीचा के गले से कटार खींच ली और फिर उसकी ही कटार उसके गले पर रखते हुए कहा, लाइफ में ना इंसान को कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि वो ये भी भूल जाए कि वो अपनी औकात और सामने वाले की ताकत को अंडर एस्टिमेट करके बैठा है। विराट ने जब ये बात कीचा की आंखों में आंखें डालते हुए कही तो पता नहीं विराट की आंखों में क्या जादू था। कीचा चुप हो गया। कीचा को विराट एक पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ नजर आया। उसके माथे के आसपास एक आभा मंडल था। ये देखते ही कीचा ने विराट के पैर पकड़ लिए और उससे कहा, मुझे माफ कर देना। मुझ बेवकूफ को आज तक लगता था कि दुनिया बस ताकत से काबू की जा सकती है, पर तुमने अपनी आभा दिखाकर मुझे गलत साबित कर दिया। क्या तुम मुझे ये कला सिखा सकते हो? कीचा के बात का विराट कुछ भी जवाब देता उससे पहले ही कीचा का एक साथी हाथ में गन लिए भागता हुआ आया और उसने विराट पर गोली चला दी। विराट भी बड़ा तेज था। उसने हवा में छलांग लगाते हुए अपने आप को गोली लगने से बचा लिया और साथ ही कीचा के साथी को भी पकड़ लिया। विराट ने उस आदमी के हाथ से गन छीन ली और उसी समय पुलिस की 2-3 गाड़ियां वहां आ गई। पुलिस की गाड़ी से कुछ पुलिस कांस्टेबल निकले और उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली। एक कांस्टेबल ने जीप के पास जाकर अपने अधिकारी से कहा, हमने विराट को घेर लिया है। अब आप बताइए इंस्पेक्टर कावड़िया, क्या करना है? कांस्टेबल ने देखा इंस्पेक्टर ने अपने कान से हेडफोन निकालते हुए पुलिस की छड़ी हाथ में ली और बड़े ही स्टाइल में जीप से उतरते हुए विराट की ओर गन तान दी और उसे अपनी गन फेंक देने का इशारा किया। लेकिन इंस्पेक्टर के इशारे के बाद भी विराट हाथ में गन लिए खड़ा रहा। नई बात यह थी कि पुलिस इंस्पेक्टर एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम रजनी कावड़िया था। रजनी ने गुस्सा करते हुए विराट से कहा, बिना लाइसेंस के गन रखना क्राइम है। चुपचाप अपनी गन नीचे रख दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रजनी की बात में ऐसा जादू था कि विराट ने अपनी गन जमीन पर रख दी और बोल पड़ा, लो, कर दिया हवाले। विराट को इस तरह खोया हुआ देखकर एक तरफ जहां रजनी भड़क उठी थी तो उसी समय पुलिस जीप के सायरन की आवाज सुनते ही मानसी घर से भागती हुई बाहर आ पहुंची। मानसी ने रजनी को रोकते हुए कहा, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं इंस्पेक्टर। विराट निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया, बल्कि कावड़िया के लोग उसे बिना कारण परेशान कर रहे हैं। वो लोग विराट से उसका बंगला सस्ते में हथियाना चाहते हैं। आपको विराट को नहीं बल्कि मणिशंकर कावड़िया को अरेस्ट करना चाहिए। मानसी की बात सुनकर रजनी भड़क उठी। उसने मानसी को चुप कराते हुए कहा, ए चुप, कितना बोलती है? वैसे ये विराट क्या तेरा यार लगता है? नहीं ना? तो फिर पुलिस के काम में ज्यादा नाक घुसाने की जरूरत नहीं है, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगी।
रजनी की धमकी सुनकर मानसी आगे जवाब देना चाहती थी, पर विराट ने मानसी को बोलने से रोक लिया और रजनी के सामने अपने दोनों हाथ आगे करते हुए बोला, चले? मुझे अपने आप को आपके हवाले करते हुए बहुत खुशी हो रही है इंस्पेक्टर। रजनी को विराट की कही बात का मतलब समझ आ रहा था, लेकिन फिलहाल तो रजनी की भी मजबूरी थी। बहुत समय से रजनी के हाथ कोई खास केस नहीं लगा था। ऊपर से रजनी के सीनियर मनु सिंह जी 3 महीने में रिटायर हो रहे थे। अगर रजनी इन 3 महीनों के दौरान अपने आप को प्रूव कर देती है तो उसे मनु सिंह जी की पोस्ट मिल सकती थी, और रजनी को इस बात का विश्वास था कि विराट का केस उसके प्रमोशन की हरी झंडी साबित हो सकता है। रजनी धीरे से विराट के पास गई और उसने विराट के कान में कहा, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हो ना? तुम्हारी स्मार्टनेस निकालने के लिए मेरे पास लॉकअप में कुछ खास है। ये कहकर रजनी ने विराट के हाथ में हथकड़ी पहना दी और विराट को अपने साथ ले जाने लगी। मानसी ने ये देखा तो अपने दादाजी रतन राम जी को फोन लगाया, पर रतन राम जी का फोन नहीं लग रहा था, और तब तक तो रजनी विराट को अपने साथ लेकर निकल गई। बिश्नोई एक छोटी सी जगह थी, और बिश्नोई जैसे गांव में एक आम आदमी के पास से गन निकलना कोई आम बात नहीं थी। जैसे ही रजनी की जीप पुलिस स्टेशन पर रुकी, सारा पुलिस स्टाफ रजनी की तारीफ करने और विराट को देखने जमा हो गया। क्या बात है मैम, आपका तो प्रमोशन पक्का है। दिखने में तो चोर नहीं लग रहा, ये पढ़ा लिखा लगता है। ओ तेरी, ये तो नानजी राजगिरी का पोता है, फौजी है ये तो। वहां खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन रजनी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अपने प्रमोशन से मतलब था। वहां जमा हुए लोगों को देखकर रजनी ने कहा, ये क्या तमाशा लगा कर रखा है सबने? जाइए अपना अपना काम कीजिए। कांस्टेबल राणा, सचदेव के साथ मिलकर आप इस विराट को इंटरोगेशन रूम में लेके आइए। इंटरोगेशन रूम में अंधेरा था, बस एक मेटल की कुर्सी थी और कुर्सी के ऊपर एक बल्ब जल रहा था। राणा और सचदेव विराट को अपने साथ ले गए और उसे रस्सी की मदद से चेयर से बांधकर चले गए। अब कमरे में रजनी और विराट ही थे। रजनी ने अपनी छड़ी से विराट के चेहरे को उठाते हुए पूछा, क्या हीरो, अपनी गली में तो बहुत होशियारी मार रहा था, अब अगर हिम्मत है तो यहां बोलकर दिखा। विराट भी कहां कम था। उसने भी रजनी को छेड़ने के लिए जानबूझकर कहा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। इस इंटेरोगेशन रूम के माहौल को देखकर बस एक गाना गाने का मन हो रहा है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। विराट के इस आशिक आवारा एटीट्यूड को देखकर रजनी भड़क उठी। रजनी ने विराट को अपनी छड़ी मारनी चाहिए, पर इससे पहले कि रजनी विराट को छू पाती, विराट चेयर के साथ हवा में उल्टा उछला और हवा में ही विराट ने अपनी रस्सियां खोल दी। रजनी तो ये देखती ही रह गई, लेकिन ये बस शुरुआत थी। विराट रजनी को दीवार के पास खींचकर ले गया और मेटल की चेयर के 4 पैरों के बीच में रजनी को लॉक करते हुए उससे बोला, ज्यादा पुलिसगिरी दिखाने की जरूरत नहीं। अगर तुम इतनी होशियार होती ना तो सबसे पहले ये पता लगाती कि जो गन मेरे हाथ में थी वो गन किसके नाम से इशू हुई। दूसरी बात, गन से गोली चलने पर गोली चलाने वाले के हाथ में गन पाउडर की भी स्मेल आती है, जो मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं आ रही। अगर ये बात मैं कोर्ट में कह दूं तो तुम प्रमोशन तो भूल जाओ, तुम्हें 2 पल में नौकरी से निकाल देंगे। वैसे तुम्हारा नाम रजनी कावड़िया है, मणिशंकर कावड़िया के रिश्तेदार हो क्या, जो मुझसे अपनी खानदानी दुश्मनी निकाल रही है? अगर ऐसा है तो मुझे भी बराबरी का चांस मिलना चाहिए, क्यों? इतना कहते हुए विराट अपने होंठ रजनी के होंठों के पास ले आया।
चेयर की कैद में बंधी हुई रजनी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी इंटरोगेशन रूम में किसी ने एंट्री ली। इससे पहले कि आने वाला इंसान कुछ और देखता और समझता, विराट ने फिर से छलांग मारी और बल्ब के नीचे चेयर लेकर ऐसे बैठ गया जैसे कमरे में कुछ हुआ ही ना हो। इतना ही नहीं, विराट जोर जोर से रोने लगा। बस कीजिए मैडम, आप जो कहेंगे मुझे सब मंजूर है। आखिर विराट ऐसा झूठा ड्रामा क्यों कर रहा था? और वो कौन था जिसने इंटरोगेशन रूम में कदम रखा था? क्या विराट का ये ड्रामा रजनी को बचाने के लिए था या खुद को? अपने आप को जेल की चार दीवार से और झूठे इल्जाम से कैसे छुड़ाएगा विराट? विराट झूठ मूठ की एक्टिंग करते हुए चेयर पर बैठ गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे रजनी ने उसे डरा कर रखा है। अभी इंटरोगेशन रूम में एक और लेडी ऑफिसर ने एंट्री ली जो विराट का स्टेटमेंट लिखने आई थी। लेडी का नाम शारदा था। शारदा के साथ कांस्टेबल राणा और सचदेव भी आए थे। ये वही कांस्टेबल थे जो विराट को इंटरोगेशन रूम में छोड़कर गए थे। लेडी ऑफिसर शारदा ने जब विराट को गिड़गिड़ाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने रजनी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे पता था रजनी, जब तुम इंटरोगेशन रूम में होती हो तो गूंगे भी अपना गुनाह कबूल लेते हैं। शारदा की बात सुनकर रजनी को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। तभी शारदा ने विराट की ओर देखते हुए कहा, देखो विराट, अब मैं तुमसे पूरी बात पूछूंगी। कहां से गन मिली, किससे खरीदी, क्यों खरीदी, कितने में खरीदी, और तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा। और फिर तुम्हें अपने दिए हुए स्टेटमेंट पर साइन करना होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है? शारदा की बात सुनते ही विराट ने रजनी की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, कबूल है। वैसे ऑफिसर, अब आप इंस्पेक्टर रजनी से भी पूछ लो कि उन्हें कबूल है या नहीं। विराट की बात शारदा को समझ नहीं आई। शारदा ने रजनी की ओर क्वेश्चन भरी निगाहों से देखा, लेकिन तब तक रजनी का चेहरा गुस्से से आग के गोले में बदल गया था। रजनी ने अपनी पुलिस की छड़ी उठाई और जैसे ही विराट को मारनी चाही, विराट अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसने रजनी को अपने पास खींच लिया। इतना ही नहीं, विराट ने कीचा कटारी की जो कटार ले ली थी, उसी कटार को रजनी के गले पर रखते हुए शारदा से कहा, ऑफिसर, कहानी में ना थोड़ा ट्विस्ट है। अब आप मेरा नहीं, इंस्पेक्टर रजनी का स्टेटमेंट लिखेंगे और वो भी जैसा मैं कहूंगा वैसा। विराट की बात सुनकर एक ओर जहां शारदा और कमरे में मौजूद कांस्टेबल टेंशन में आ चुके थे, तो दूसरी ओर रजनी के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना नामुमकिन हो रहा था। रजनी की ऐसी हालत देखकर विराट ने रजनी से कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बाहों में आने के बाद तुम इतना मचल उठोगी। कहो तो थोड़ा और कसकर पकड़ लो। विराट ने अपनी बाहों की पकड़ थोड़ी और मजबूत की। ये देखकर रजनी एकदम से तिलमिला उठी। छोड़ो मुझे, इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस इंसान। तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। याद रखना, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। रजनी की चेतावनी का विराट पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने बड़ी ही शांति से शारदा से कहा, ओके, ऑलराइट। ऑफिसर, स्टेटमेंट लिखिए। मैं रजनी कावड़िया ये ऐलान करती हूँ कि मुझे विराट राजगिरी से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। विराट की बात सुनते ही शारदा ने रजनी की ओर देखा। रजनी ने ना में अपना सर हिलाते हुए शारदा को इशारे से कहा कि वो उसके करीब आए।
शारदा रजनी का इशारा समझ गई और अपना पेन लेकर रजनी के पास आ पहुंची। फिर एक्टिंग करते हुए शारदा ने रजनी से कहा, साइन। जैसे ही विराट ने साइन करने के लिए रजनी का हाथ छोड़ा, रजनी ने पेन लेकर विराट के गले पर उससे हमला करना चाहा। मगर विराट के लिए इस तरह के हमलों को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। विराट ने रजनी को दूर धक्का दे दिया। रजनी चिल्ला उठी, देख क्या रहे हो, पकड़ो और मारो इस बदतमीज को। सब विराट को पकड़ने की कोशिश में लग गए, मगर विराट कभी रजनी को अपनी ओर खींच लेता तो कभी शारदा को। अचानक दीवार पर चढ़ जाना, हवा में उछलना, इन सब से विराट ने सबकी नाक में दम करके रख दिया। आखिर में रजनी ने अपनी बंदूक निकालते हुए हवा में चेतावनी के रूप में फायर करते हुए कहा, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक विराट। भगवान को याद करना है तो कर लो, वरना सीधा उन्हें ऊपर ही मिल लेना। रजनी ने अपनी गन को लोड किया और विराट पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर हेडक्वार्टर से फोन आया। फोन की दूसरी साइड पर त्रिलोक छेड़ा थे। त्रिलोक ने रजनी से कहा, इंस्पेक्टर, तुम अभी के अभी विराट को रिहा कर रही हो और ये मेरा ऑर्डर है। त्रिलोक छेड़ा की बात सुनकर रजनी इतनी भड़क गई कि उसने गुस्से में आकर अपना फोन पटक दिया और वो वहां से जाने लगी। तभी विराट ने रजनी को छेड़ते हुए एक गाना गाना शुरू किया। विराट का गाना सुनकर रजनी ने अपने पैर रोक लिए। रजनी टर्न हुई और उसने विराट को चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, तुमने रजनी कावड़िया से पंगा लिया है। कीमत तो चुकानी होगी, या अपने खून से या अपनी जान से। रजनी विराट को धमकी देकर चली गई और विराट भी अपने घर आ पहुंचा। 2-3 दिन तक माहौल में एकदम शांति बनी रही। विराट भी सुबह उठता, जॉगिंग को जाता, अपनी फौजी वाली कसरतें करता, थोड़ा बहुत डेयरी का हिसाब देखता और सो जाता। विराट आज भी डेयरी का हिसाब देख रहा था कि उसके फोन की स्क्रीन पर कैप्टन रिया का नाम फ्लैश हुआ। स्क्रीन पर रिया का नाम देखते ही विराट ने एक झटके में रिया का फोन उठाया और बिना रिया को बोलने का मौका दिए वो बोल पड़ा, मेरी बात ध्यान से सुनो कैप्टन रिया, ये बार बार मुझे फोन करने की या मेरे घर आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। विराट ने गुस्से में फोन कट कर दिया और रिया का नंबर ब्लॉक कर दिया। तभी विराट ने देखा एक बदमाश जैसा दिखने वाला आदमी शरीफ दिखने की नाकामयाब कोशिश करता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बदमाश का नाम राजा बीकानेरी था। राजा ने कपड़े में भले ही पैंट शर्ट पहना था, पर उसने हाथ पैर में चांदी का कड़ा और कान के ऊपरी हिस्से में चांदी की बाली पहनी हुई थी। मतलब साफ था, बंदा अभी भी अपनी धरती से जुड़ा हुआ था। राजा ने विराट के सामने हाथ आगे करते हुए अपना परिचय दिया और बताया, पिछले कुछ दिनों में बिश्नोई में अगर किसी के नाम की चर्चा हो रही है तो वो आप हो विराट भाई जी। जिस तरह आपका डेयरी का व्यापार है, उसी तरह मैं भी एक छोटा सा गैंग चलाता हूँ। अगर आप मेरा गैंग ज्वाइन करना स्वीकारते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे आपको बता दूं, गैंग का नाम बाहुबली है, और अगर गैंग ज्वाइन करने के बाद आप गैंग का नाम चेंज करके महावीर, शक्तिमान या गैंग्स ऑफ बिश्नोई रखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा की बात सुनकर विराट उसे देखता ही रह गया। विराट ने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे कंपनी के सीईओ की पोस्ट के लिए इंसान को चुना जाता है, उसी तरह उसे भी लाइफ में एक गैंग ज्वाइन करने का ऑफर मिलेगा। विराट ने एक स्माइल के साथ राजा को जवाब देते हुए कहा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई राजा कि तुम यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो, पर मेरा काम करने का तरीका और तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है, इसलिए बुरा मत मानना, पर मैं बाहुबली गैंग का हिस्सा नहीं बन सकता।
विराट ने राजा के सामने हाथ जोड़ दिए और जाने का इशारा किया, मगर राजा को विराट की ना नहीं सुननी थी। राजा ने मुस्कान के साथ कहा, आप इतनी जल्दी निर्णय ना ले भाई जी, जरा रुकें। राजा ने अपने साथियों को आवाज देते हुए कहा, आ जाओ जी, भाई जी के लिए वेलकम किट लेकर आओ। राजा के मुंह से वेलकम किट सुनकर विराट को लगा कहीं ये लोग विराट के लिए बम, कारतूस, चाकू तो नहीं लाए होंगे ना। पर विराट ने देखा 2 लोग हाथ में एक मूर्ति को लेकर विराट के पास आ पहुंचे। मूर्ति असली सोने की थी और कम से कम 1 किलो की थी। राजा ने मुस्कुराते हुए विराट से कहा, ये तो बस शगुन है, आप बस हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा गैंग बस नाम का बाहुबली है। बाकी यहाँ बिश्नोई में तो कावड़ियों का ही सिक्का चलता है, लेकिन आप अगर हमारी गैंग में आ गए तो हम सच में बाहुबली बन सकते हैं। विराट ने जब राजा की बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि वो बिना गोल गोल घुमाए सीधे बात कर रहा है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन राजा की जो गैंग ज्वाइन करने वाली बात थी वो विराट को मंजूर नहीं थी। विराट ने एक बार फिर राजा से, देखो राजा, बात पैसों की नहीं है, और तुम जो काम करते हो उस काम से मैं एग्री नहीं करता। मैंने हमेशा से हाथ में हथियार देश की रक्षा के लिए उठाए, लोगों को डराने के लिए नहीं। और जहां सोच अलग हो वहां साथ काम करने से काम भी बिगड़ता है और रिश्ते भी। विराट का जवाब सुनकर राजा के साथ आए हुए उसके साथी ने अपनी जेब से गन निकाली और विराट के सामने तान दी और फिर गुस्से से कहा, हमारे भाई को ना सुनने की आदत नहीं है, समझे? लेकिन राजा ने अपने साथी को शांत रहने की सलाह देते हुए विराट से कहा, ठीक है भाई जी, आपकी मर्जी सर आंखों पर, लेकिन लाइफ में कभी भी आपको लगे कि आपको हमारे बाहुबली गैंग से जुड़ना है तो बता देना, मैं खुद आऊंगा आपका स्वागत करने। राजा अपनी जगह से खड़ा होकर जाने लगा कि विराट के दिमाग में एक प्लान चमका। विराट ने सोचा, ये राजा है तो बहुत पहुंची हुई चीज। अगर मैं इससे कावड़िया गैंग के बारे में पूछूंगा तो मुझे कुछ तो जरूर बताएगा। विराट ने राजा को रोकते हुए कहा, 1 मिनट राजा, मैं तुमसे कुछ पूछूं तो जानकारी दोगे? विराट की बात सुनकर राजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। राजा विराट के सामने चेयर लेकर खुशी खुशी बैठ गया और उसने विराट से कहा, आपके लिए तो जान हाजिर है भाई जी, बताओ क्या जानकारी चाहिए? राजा की बात सुनकर विराट को यकीन हो गया कि वो कम से कम विराट को झूठी जानकारी तो नहीं देगा। विराट ने पहले आसपास देखा और फिर धीरे से राजा से पूछा, इन कावड़ियों की क्या स्टोरी है? विराट का सवाल सुनकर राजा के चेहरे पर थोड़ी तंग लकीरें खिंच गईं। राजा ने भी अपना मुंह खोलने से पहले आसपास देखा और फिर धीरे से विराट को बताया, खानदानी लुटेरे हैं और पिछली 3 पीढ़ियों से जमीन के सौदे करते आए हैं। जहां तक मैंने पता लगाया है, कावड़िया किसी ऐसे बाहुबली की तलाश में है जो आपको सबक सिखा सके। राजा की बात सुनकर विराट हंस पड़ा। विराट ने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार कुछ नई जानकारी हो तो बताओ। विराट के रवैये को देखते हुए राजा ने बताया, वैसे ये कावड़िया इतनी दादागिरी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि दिल्ली में जो मिनिस्टरों के साथ उठने बैठने वाला कावड़िया ग्रुप है, वो और ये मणिशंकर सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। इसलिए सब मिलकर खाते हैं और मिलकर राज करते हैं। राजा की बात सुनकर विराट सोच में पड़ गया। पता नहीं लोग सफल होने के लिए कितने उल्टे सीधे धंधे करते रहते हैं। राजा की दी हुई जानकारी से विराट को काफी मदद मिली और राजा को इस बात की खुशी हुई कि वो अपने भाई जी के कुछ काम आया। राजा सोने की मूर्ति विराट को देकर घर से बाहर निकल ही रहा था कि राजा के साथ आया हुआ उसका दूसरा साथी भड़क गया। उसने राजा से कहा, आप हमारी मेहनत से चुराई हुई मूर्ति इस विराट को कैसे दे सकते हो?
आदमी की बात सुनते ही राजा ने उसका गला पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, वो भाई जी हैं हमारे, उनके खिलाफ अब अगर एक शब्द भी कहा तो वो गैंग से गद्दारी कहलाएगी। बेहतर है कि तुम गैंग से निकल जाओ, वरना तुम्हें इस दुनिया से निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। आज से कोई माने ना माने, हमारे बाहुबली गैंग के लीडर भाई जी विराट हैं। राजा की ये बात घर के भीतर से सुनकर विराट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कब फौजी से गैंगस्टर बन गया। क्या अपनी इस नई पहचान को स्वीकार पाएगा विराट? कहीं कावड़िया से दुश्मनी और राजा से की हुई दोस्ती विराट को किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। आपको क्या लगता है, रिया के फोन को ब्लॉक करके विराट ने सही किया या फिर कर दी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती?